नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्काइडियन विद सुनील में। आज के इस सेशन में आप लोगों के बीच में जो क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा वो कौन से चैप्टर से है उसके बारे में बता दें, और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आज के इस सेशन में जो हम चैप्टर डिस्कस करेंगे, जिस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर के आए हैं, वो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, त्रुटियों का सुधार से, अंतिम खाता से मीन्स फाइनल अकाउंट से, और कुछ क्वेश्चन और भी हो सकते हैं जैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से भी, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से भी। तो इन्हीं सब क्वेश्चन के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 तक का सॉल्विंग हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 47 से। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 47 में निकालने के लिए क्या बोला गया है उसको समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आंसर सही होगा। तो क्वेश्चन है, मैनेजर इज एंटाइटल टू कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग द कमीशन। यही लाइन आपका इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। आपको मैनेजर को कमीशन देना है 5% ऑन प्रॉफिट। तो कौन सी प्रॉफिट पे 5% देना है, अब उसके लिए आगे बता रहा है कि बिफोर चार्जिंग द कमीशन। बिफोर का मतलब होता है पहले। इसका मतलब हो गया कि मैनेजर को जो 5% का कमीशन दिया जाएगा वो उस प्रॉफिट पे दिया जाएगा जिस प्रॉफिट में से मैनेजर का कमीशन चार्ज ना हुआ हो। मतलब मैनेजर के कमीशन को चार्ज करने से पहले की जो प्रॉफिट होगा उसी प्रॉफिट का 5% कमीशन मैनेजर को दिया जाएगा। मैनेजर कमीशन पाने का इतना ही राइट रखता है। अब पूछ रहा है द प्रॉफिट इज ₹2100 रुपीज़, देयर फॉर द कमीशन विल बी। अब अगर प्रॉफिट 2100 रुपया हो तो बताइए मैनेजर का कमीशन कितना होगा। ऑप्शन में 100 रुपीज़, 105, 150 एंड 115, ये 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो क्या आंसर सही होगा? तो इसके लिए ध्यान से पहले समझिएगा कि क्वेश्चन बोला क्या है। तो क्वेश्चन बोला बिफोर चार्जिंग द कमीशन, मतलब मैनेजर को 5% का कमीशन दिया जाएगा, लेकिन उस प्रॉफिट पे जिस प्रॉफिट में से मैनेजर का कमीशन माइनस ना होगा। मतलब मैनेजर का कमीशन माइनस करने से पहले की जो प्रॉफिट है उसी का 5%। तो ऐसे केस में 2 वर्ड फोकस करिएगा, बिफोर और आफ्टर। पहले ट्रिक बता देते हैं फिर सॉल्व कर लेते हैं। बिफोर और आफ्टर। अगर कभी भी क्वेश्चन में बिफोर लगा करके मैनेजर का कमीशन पूछा जाए तो उस केस में जो फार्मूला होगा वो होगा प्रॉफिट इनटू परसेंटेज ऑफ कमीशन डिवाइड बाई 100। ये फार्मूला यूज करिएगा बिफोर के केस में। अगर आफ्टर वर्ड लगा करके बोला है आफ्टर वर्ड, तब उस केस में आप लिखिएगा प्रॉफिट इनटू परसेंटेज ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन। अगर इस फार्मूले पे आप रख देंगे तो तुरंत आपका आंसर निकल आएगा। क्वेश्चन में हम देखें तो बिफोर वर्ड यूज किया है, तो पहले वाले फार्मूले पे रखेंगे प्रॉफिट इनटू परसेंटेज ऑफ कमीशन डिवाइड बाई 100 पे। तो प्रॉफिट है 2100 रुपया इनटू परसेंटेज है 5% और डिवाइड बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई 21 में कर देंगे तो 105 रुपया आएगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बिफोर वर्ड ना लगा करके अगर आफ्टर वर्ड यूज कर दिया होता तब आंसर आपका 105 रुपया नहीं होता,
तब आंसर उस केस में आपका बदल जाएगा। तो क्या आंसर होगा? तो बिफोर के लिए ये सिंपल फार्मूला, आफ्टर के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे, मतलब प्रॉफिट इंटू परसेंटेज डिवाइड बाई 100 प्लस परसेंटेज लगाना है। तो प्रॉफिट है 2100 रुपया, तो 2100 रखेंगे, इंटू परसेंटेज कमीशन का है 5 डिवाइड बाई 100 प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन मीन्स 5। तो इस तरीके से जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2100 इंटू 5/105। 105 को अगर आप 5 से काटेंगे तो 21 आएगा। इस 21 से 2100 को काटेंगे तो 100 आएगा। तो उस केस में आपका आंसर तब ए हो जाता। ठीक है। तो एग्ज़ाम में जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो पहले आप यही ध्यान दीजिए कि बिफोर लगा के पूछ रहा है या आफ्टर लगा के पूछ रहा है। बिफोर के केस में पहले बोलेगा, आफ्टर के केस में बाद वर्ड यूज किया रहेगा। हिंदी मीडियम वाले एग्ज़ाम के क्वेश्चन में बाद वाला वर्ड यूज खोजेंगे और पहले खोजेंगे। पहले के केस में ये फार्मूला यूज करेंगे, प्रॉफिट इंटू परसेंटेज डिवाइड बाई 100, और बाद के केस में प्रॉफिट इंटू परसेंटेज ऑफ कमीशन डिवाइड बाई 100 प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन। जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे वो बिफोर प्लस आफ्टर इन दोनों वर्ड को खोजेंगे। तो इस तरीके से अगर आपके एग्ज़ाम में मैनेजर को कमीशन निकालने की बात करें कि मैनेजर का कमीशन कितना बनेगा, तो आप इन्हीं फार्मूले को रख करके आराम से निकाल लीजिएगा। तो इसको नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 48, जिसमें बोला है 200 paid as wages for installing a machine should be debited to। हिंदी में, मशीन के स्थापित करने पे दिया गया मजदूरी ऋणी किया जाएगा। तो मशीन के स्थापित करने पर 200 दिया गया मजदूरी ऋणी किया जाएगा। तो सबसे पहले हम इसकी एंट्री सीखते हैं कि एंट्री क्या होगा। तो मशीन के स्थापित करने पे जो 200 रुपये की मजदूरी दिया गया है उसकी एंट्री पास करना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मजदूरी का कोई रोल नहीं रह जाएगा। क्यों नहीं रह जाएगा, उसके बारे में बात करते हैं। जब आप किसी भी संपत्ति को स्थापित करने में पैसा खर्च करते हैं तो वह एक्सपेंस न बन करके उस संपत्ति की लागत हो जाता है। कोई भी व्यावसायिक संस्थान किसी संपत्ति को जब खरीदता है तो उस संपत्ति को खरीदने में जो भी पैसा पे करता है वह पैसा उस संपत्ति की लागत कहलाएगी। उसके साथ साथ वह संपत्ति उस व्यावसायिक संस्थान में लाने में, उस व्यावसायिक संस्थान में संपत्ति को लाने में जितना पैसा खर्च होता है वो खर्चा भी उस संपत्ति की लागत में ही आता है। इसके साथ साथ वो संपत्ति जब तक स्थापित नहीं हो जाती है तब तक का भी खर्चा उसकी लागत में ही आता है। तो कुल मिलाकर के ऐसे कह लीजिए कि किसी भी संपत्ति को जब व्यावसायिक संस्थानों के द्वारा खरीदा जाता है तो वो संपत्ति जब तक अपने वर्किंग कंडीशन में न आ जाए, मतलब कार्य करने की दशा में न आ जाए, तब तक उस पर जितना भी पैसा खर्च किया जाएगा वो सब का सब उसकी लागत कहलाएगी। ठीक। अब देखिए यहाँ पर मजदूरी दिया गया है मशीन को स्थापित करने के लिए। सोचिए अगर आप मशीन खरीद के लाएं अपने व्यावसायिक संस्थान में और उस मशीन को आप स्थापित न करें तो मशीन को जब चलाएंगे, स्थापित का मतलब ऐसे समझिएगा कि मशीन को खरीद के लाएं और उस मशीन को नट बोल्ट से प्रॉपर अपने व्यावसायिक संस्थान में पहले लॉक कराएं ताकि मशीन चले तो वाइब्रेशन की वजह से मशीन इधर उधर भागे ना।
तो उसको हम स्थापित वर्ड यूज करते हैं, इंस्टॉलेशन वर्ड यूज करते हैं, इंस्टॉलिंग वर्ड यूज करते हैं। तो सोचिए अगर आपने कोई मशीन खरीद के लाया है और वो मशीन अभी आप स्थापित करा रहे हैं और उस पर 200 रुपया खर्चा हो गया, तो वो 200 रुपये का खर्चा उस मशीन की लागत बन जाएगी। तो जब मशीन की लागत बनेगी तो मशीन संपत्ति है और संपत्ति हमेशा डेबिट साइड से बढ़ता है। याद रखिएगा, संपत्ति मीन्स असेट्स हमेशा डेबिट साइड से बढ़ता है, मतलब इंक्रीज होता है, और क्रेडिट साइड से घटता है मीन्स डिक्रीज होता है। अगर कोई संपत्ति की लागत बढ़े तो समझ जाइए कि वो संपत्ति की वैल्यू इंक्रीज कर गई। जैसे संपत्ति कोई 1 लाख रुपए की पहले खरीदी गई और 200 रुपया उसको स्थापित करने में खर्चा कर दिया गया, तो ये संपत्ति की लागत 1,02,00,000 रुपया हो जाएगा। तो इसका मतलब 200 रुपये से संपत्ति को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो आप अपने आप को व्यावसायिक संस्थान बना लीजिए और सोचिए, आप अगर अपने आप को व्यावसायिक संस्थान बनाएंगे तो 200 रुपया जो आपने मजदूरी दिया है वो मजदूरी संपत्ति की लागत को बढ़ाएगा, मतलब संपत्ति को बढ़ाएगा, तो बढ़ेगा डेबिट साइड से। तो असेट को आप करेंगे डेबिट, मीन्स असेट का नाम यहाँ पर है मशीन, तो मशीन को करेंगे डेबिट, तो मशीन अकाउंट डेबिट हो गया। अब सोचिए, आपने जो भी मजदूरी दिया है वो नगद में ही दिया होगा, तो पैसा आपके यहाँ आएगा नहीं बल्कि जाएगा। जो भी पैसा होता है, जो भी रोकड़ होता है, रोकड़ व्यापार की संपत्ति होती है। अगर आप अपना रोकड़ उठा करके किसी व्यक्ति को दे देते हैं तो जितना रुपया आप अपने व्यापार से निकाल करके दूसरे व्यक्ति को देंगे, उतने रुपए से आपके व्यापार की संपत्ति कम हो जाएगी। और मैंने बताया कि संपत्ति जब भी कम होगा क्रेडिट साइड से। तो 200 रुपये की अगर मजदूरी दिया गया है तो 200 रुपये से व्यावसायिक संगठन का रोकड़ कम हो जाएगा, मतलब संपत्ति कम हो जाएगा क्रेडिट साइड से। तो क्रेडिट करेंगे टू कैश को। लेकिन वही 200 रुपये से मशीन की लागत बढ़ जाएगी, और मशीन की लागत बढ़ना का मतलब संपत्ति का बढ़ना, और संपत्ति बढ़ेगा तो किस साइड से? डेबिट साइड से। ये बात याद रखिएगा, कभी भी कोई एंट्री आपको करना होगा तो आप आराम से इसकी हेल्प से कर ले जाएंगे, संपत्ति से रिलेटेड। ठीक है, तो एंट्री हो गया मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश 200। नरेशन वगैरह हमें जानना नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ बताना है कि अकाउंट कौन सा क्रेडिट होगा, किसको क्रेडिट किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन है, डेबिट किसे किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, एंट्री में मशीन डेबिट हुआ और कौन क्रेडिट हुआ? कैश। क्वेश्चन में पूछा है मशीन के स्थापित करने पर 200 दिया गया मजदूरी ऋणी किया जाएगा कौन से अकाउंट में? मजदूरी खाते में, मशीनरी खाते में, कैपिटल अकाउंट में या नानावधीज में। तो किस में डेबिट करता हुआ आपको दिखाई दिया? मशीन अकाउंट में। तो आंसर क्या हो जाएगा? मशीनरी अकाउंट। तो जो भी मशीन को स्थापित करने में 200 रुपये की मजदूरी दिया गया है वो मशीनरी अकाउंट में डेबिट कर दिया जाएगा। इस तरीके से हमारा ऑप्शन बी सही है, इसको लिख लीजिए। और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, उस पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं। नोट करिए और क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं कि 49 में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 49 में करा है गुड्स वर्थ ₹550 गिवन एज सैंपल शुड बी क्रेडिटेड टू। इसका मतलब हुआ कि व्यवसायिक संस्थान के द्वारा 550 रुपये का माल नमूने के रूप में दिया गया, तो धनी क्या होगा? धनी किसको करेंगे? तो पहले हम एंट्री समझ लेते हैं, फिर अपने क्वेश्चन पे आते हैं। कुल मिला के आपसे बस इतना पूछा गया है कि व्यापारिक संस्थान के द्वारा 550 रुपये का माल नमूने के रूप में दे दिया गया, तो हम किसको धनी करेंगे? तो पहले व्यवसायिक संस्थान बन करके देखिए।
ये आपका व्यापार है। आप जिस भी चीज़ का व्यापार करना चाहते हैं, जैसे हम बात करें कि आप चेयर को खरीदने और बेचने का व्यापार करना चाहते हैं, तो चेयर कहीं न कहीं से तो खरीद के ले आएंगे, इस कुर्सी को कहीं न कहीं से तो खरीद के ले आएंगे। तो ये कुर्सी जो होगी आपके बिजनेस के लिए कुर्सी के नाम से नहीं, बल्कि यही माल के नाम से जाना जाएगा, मतलब गुड्स के नाम से जाना जाएगा। व्यापार जिस भी वस्तु में डील किया जाता है वही गुड्स बोला जाता है। अगर कुर्सी का व्यापार कर रहे हैं तो कुर्सी माल बन जाएगा, कपड़े का व्यापार कर रहे हैं तो कपड़ा माल बन जाएगा, अगर जूते का व्यापार कर रहे हैं तो जूता माल बन जाएगा। कुल मिलाकर के आप जिस चीज़ का व्यापार कर रहे हैं वो आपके व्यापार के लिए माल कहलाएगा। अब सोचिए, जब आपने अपने व्यापार को खोला था तो आपके व्यापार में एक भी चेयर नहीं था, एक भी चेयर नहीं था, तो आप किसी न किसी पर्सन से चेयर तो खरीद के ले आएंगे। तो जो होलसेलर होते हैं ज़्यादातर वहीं से लोग खरीद के ले आते हैं, तो आप होलसेलर के पास से चेयर खरीद के ले आएंगे। तो सोचिए, आप यहाँ से जब चेयर खरीद के ले आएंगे तब चेयर आपके व्यापार में आएगा। अगर आप 1 लाख रुपए का चेयर खरीदते हैं, ₹1 लाख का चेयर परचेज करते हैं, तो इसको बोलेंगे गुड्स परचेज, गुड्स परचेज्ड ₹1 लाख। पहले इसकी एंट्री पास करके देखिए क्या पास करेंगे जब आप गुड्स को खरीदे होंगे, क्योंकि आपके व्यापार में माल कहाँ से आया पहले उसकी एंट्री पास करना सीखिए, तब ये नमूने वाली एंट्री अभी हम देखते हैं। सोचिए, आपके व्यापार में कोई भी माल नहीं था, तो पहले आपने माल को खरीदा। जब इस माल को आपने खरीदा तो ध्यान रखिएगा, माल को खरीदने में जितना भी पैसा आप पे करते हैं वो आपका खर्चा होता है। माल को खरीदने में जो भी पैसा पे करते हैं वो खर्चा होता है। तो माल को खरीदने में पे किया गया पैसा खर्चा होता है। और खर्चा कौन से अकाउंट में आता है, तो जिसको नहीं पता है उनके लिए लिख दे रहे हैं, ये नाम मात्र खाता में आता है। नाम मात्र खाता मतलब नॉमिनल अकाउंट में आता है। तो नॉमिनल अकाउंट का नियम क्या कहता है, तो इसका रूल है ऑल एक्सपेंस एंड लॉस डेबिट, ऑल इनकम प्रॉफिट एंड गेन क्रेडिट। ये बेसिक रूल है नाम मात्र खाता का। तो खर्चे को क्या करना है, तो आंसर होगा डेबिट। और अभी अभी हमने आपको बताया कि माल को खरीदने में जो भी पेमेंट किया जाता है वो खर्चा होता है। तो सोचिए, आप 1 लाख रुपए का अगर माल खरीद रहे हैं तो आपका खर्चा है, तो खर्चा है तो क्या होगा, डेबिट। तो किस नाम से डेबिट करें, तो माल को जब आप खरीदते हैं, कभी भी अगर माल खरीदा है तो माल खरीदा के लिए सिर्फ एक वर्ड यूज किया जाता है, परचेज। तो मैंने कहा कि माल को खरीदने में जो भी पेमेंट होता है वो खर्चा होता है, तो मतलब परचेज हमारा एक्सपेंस है। माल खरीदा हिंदी वर्ड है, परचेज इंग्लिश वर्ड है। और यहाँ मैंने लिखा है कि माल को खरीदने में जो भी पेमेंट किया जाता है वो खर्चा होता है, तो फिर ये जो माल खरीद रहे हैं मतलब ये जो परचेज है ये एक्सपेंस है कि नहीं है। अब अगर ये एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट में डेबिट होना चाहिए, तो इसको हम नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत कर देंगे डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए से। आपने जिससे भी ये 1 लाख रुपए का माल खरीदा है उसको पैसा दिए होंगे। अगर आप उसे पैसा दिए होंगे तो आपके यहाँ से पैसा चला गया होगा, तो आपके व्यापार की संपत्ति कम हो गया होगा। अब व्यापार की संपत्ति कम होगा तो किस साइड से, जस्ट अभी अभी बताए थे कि संपत्ति क्रेडिट साइड से कम होता है, तो आपने ये एंट्री पास कर दिया है ना। तो अब अगर हम आपसे ये बोलें कि जब इस व्यापार ने 1 लाख रुपए का माल खरीदा था तो व्यापार के पास 1 लाख रुपए का माल डेबिट साइड से आया था। किस साइड से आया था,
डेबिट साइड से। आप सभी लोग अपने आप को व्यापार बना के सोचिए, आपने 1 लाख रुपए का माल खरीदा, तो वो 1 लाख रुपए का व्यापार आपके यहाँ आया, किस साइड से आया? डेबिट से। अब उसी 1 लाख रुपए में से 550 रुपए का माल सैंपल के रूप में दे रहे हैं, मतलब नमूना के रूप में दे रहे हैं। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। जब आपने माल को खरीदा था तो डेबिट किया था। अब सोचिए, उसी माल में से अगर 550 रुपए का माल आप किसी को नमूने के रूप में दे दें, तो आपका जो 1 लाख का माल है वो कम होकर के 99,450 रुपए का हो जाएगा। मतलब 550 रुपए से आपका माल कम हो जाएगा। 550 रुपए से आपका माल कम हो जाएगा। व्यापार में जब भी माल खरीदा जाएगा तो आएगा डेबिट साइड से, और जब भी व्यापार का माल बेचा जाएगा या किसी को नमूने के रूप में दे दिया जाएगा, कुल मिला के ऐसे कहिए, जब व्यापार का माल कम होगा तो क्रेडिट साइड से, जब कम होगा तो क्रेडिट साइड से, और जब बढ़ेगा तो डेबिट साइड से। अगर आप 550 रुपए का माल नमूने के रूप में दे रहे हैं तो आपके व्यापार का माल 550 रुपए से कम हो जाएगा। बना था डेबिट से तो कम होगा क्रेडिट से, परचेज के ही नाम से। टू परचेज हो गया। डेबिट कौन होगा? तो जो भी माल सैंपल के रूप में, मीन्स नमूने के रूप में दिया जाता है, वो एक तरीके से प्रचार प्रसार के लिए दिया जाता है। तो वो प्रचार करने के पर्पस से दिया जाता है, इसलिए उसको हम एडवर्टीजमेंट बोलते हैं। तो एडवर्टीजमेंट आपका डेबिट हो जाएगा। तो जब 550 रुपए का माल नमूने के रूप में दिया जाएगा तो एडवर्टीजमेंट होगा डेबिट और परचेज होगा क्रेडिट। और क्वेश्चन में पूछा क्या है कि 550 रुपए का माल नमूने के रूप में दिया जाएगा तो धनी होगा। क्रेडिट कौन होगा? तो आंसर देखिए, क्रेडिट में कौन दिख रहा है? तो आंसर में क्रेडिट आपको परचेज दिखाई दे रहा होगा। 2 माने क्रेडिट है, तो परचेज में अगर हम बात करें तो क्रेडिट शो हो रहा है, तो इसका मतलब क्रेडिट किया जाएगा परचेज को। तो आप ऑप्शन में देखिए परचेज कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में परचेज दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। ऐसे ही जो माल सैंपल के रूप में दिया गया, कभी कभी यही माल दान के भी रूप में दे दिया जाता है। कभी कभी यही माल आग लगने की वजह से, बाढ़ आने की वजह से और भी किसी वजह से खराब भी हो जाता है। तो चाहे माल को दान के रूप में दिया जाए, चाहे माल को सैंपल के रूप में दिया जाए, चाहे माल खराब हो जाए, हर केस में परचेज ही क्रेडिट होगा। परचेज ही क्रेडिट होगा। और अगर क्वेश्चन डेबिट लगा के पूछे तो जो घटना घटित होगा वो डेबिट होगा। दान के रूप में दिया जाएगा तो चैरिटी, सैंपल के रूप में दिया जाएगा तो प्रचार, आग लगने की वजह से खराब होगा तो लॉस बाय फायर, चोरी की वजह से होगा तो लॉस बाय थेफ्ट, लेकिन क्रेडिट हमेशा परचेज ही होगा। तो जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो बस तुरंत आप इतना जान लीजिए कि क्रेडिट पूछे तो परचेज फटाक से जहां ऑप्शन में दिखे आंसर मान लीजिए, और अगर डेबिट पूछे तो पहले आप देखिए इवेंट क्या है। सिंपल होगा तो ऑप्शन में या तो प्रचार दिख रहा होगा या फ्री सैंपल दिख रहा होगा, तो प्रचार दिख रहा है, सी सही हो जाएगा। अगर डेबिट लगा के पूछा होता, क्रेडिट लगा के पूछा था, इसलिए आंसर परचेज हो गया। तो इसी तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं जिसमें कोई दम नहीं होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आपका ना क्लियर हो तो क्वेश्चन अटेम्प्ट भी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में आप देखते हैं तो कुछ टाइम के लिए लगता है कि बड़ा सिंपल क्वेश्चन आया है, लेकिन ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डीप नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, और अगर वो नहीं है तो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके सिलेक्शन को डिसाइड कराते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा भी कि नहीं होगा। क्योंकि ना सिंपल क्वेश्चन तो हर कोई अटेम्प्ट करता है, जो थोड़े से टफ क्वेश्चन होते हैं उसे हर कोई नहीं अटेम्प्ट करता।
वही क्वेश्चन जो स्टूडेंट अटेम्प्ट कर ले जाता है उसी स्टूडेंट का ही सिलेक्शन डन भी होता है। बाकी जो छोड़ दिए हैं तो उनका तो सिलेक्शन ऐसे ही नहीं होना है। तो आपको ऐसे ही बारीक वाले क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाना है ताकि इस टाइप के क्वेश्चन को आप एग्ज़ाम में अटेम्प्ट कर सकें और सभी स्टूडेंटों की कैटेगरी से थोड़ा सा आप बाहर निकल के आ पाएँ। तो आई होप इतनी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, उस पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। और जो भी लोग हमारे चैनल पे अभी नए हैं, अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं, तो उन लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक का हमारा सेशन उन लोगों को समझ में आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब मत करिएगा, बट अगर समझ में आया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर टाइमली मिलता जाए। वीडियो को लाइक भी करिएगा और हो सके तो अपने जो भी सोशल मीडिया आपके हैं जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, उन सब पर भी लिंक को शेयर करने का प्रयास करिएगा। तो चलिए इतना आप लोग नोट करिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फटाक से इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50, जिसमें पूछा डोनेशन रिसीव्ड फॉर अ स्पेशल पर्पज, मतलब विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त दान क्या होगा। तो ये गैर व्यापारिक संस्था चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन तीनों दिख रहे हैं सब गैर व्यापारिक संस्था से ही लिए गए हैं। तो पहले हम देखते हैं विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त चंदा क्या होगा। तो ऑप्शन ए है रेवेन्यू रिसीप्ट, दूसरा है कैपिटल रिसीप्ट, तीसरा है इनकम और चौथा है एसेट। रेवेन्यू रिसीप्ट को बोलते हैं आगम प्राप्ति, कैपिटल रिसीप्ट को बोलते हैं पूंजीगत प्राप्ति, और ये आपका आय है, ये संपत्ति है। तो चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि ये कौन सा सही है। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी विशेष वर्ड अगर आपका जुड़ जाए, विशेष वर्ड, किसी भी विशेष उद्देश्य के लिए अगर आपको पैसा मिल रहा है तो वो बार बार नहीं मिलता है, वो एक ही बार मिलता है, पहली बात। दूसरी चीज, वो संस्था के लिए क्या कहलाएगा, संपत्ति, आय या लायबिलिटी, तो वो संस्था के लिए हमेशा दायित्व कहलाएगा, दायित्व होगा। ठीक है, पहली बात। बार बार नहीं मिलता है, एक ही बार मिलता है, तो वो फिर आगम प्राप्ति नहीं होगी बल्कि पूंजीगत प्राप्ति होगी, वो पूंजीगत प्राप्ति होगा। तो विशेष शब्द लगा करके जब भी पूछा जाए तो वो विशेष शब्द यही दो चीज़ों को इंडिकेट करेगा। जैसे इस प्रश्न में पूछा गया कि विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त चंदा क्या है, तो रेवेन्यू रिसीप्ट है कि कैपिटल रिसीप्ट है कि क्या है, तो आप आंसर में क्या लिखेंगे कि वो पूंजीगत प्राप्ति है। पूंजीगत प्राप्ति का मतलब कैपिटल रिसीप्ट है। यहीं पर अगर पूछा था डोनेशन रिसीव्ड फॉर ए स्पेशल पर्पज विल बी, इज हटा करके यहाँ विल बी लिख दिया होता। विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त दान है, हिंदी में ऐसे लिखेगा तो आप बोलेंगे कैपिटल रिसीप्ट है। और यहीं पर अगर लिख देगा कि विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त दान होगा, अगर होगा वर्ड लगा देता तब उस केस में ऑप्शन में दायित्व दिखाई देता। ठीक है, मतलब विशेष उद्देश्य के लिए अगर संस्था को कोई भी पैसा मिलता है तो वो क्या है अगर पूछा जाए तब आप बताएंगे कि वो पूंजीगत प्राप्ति है। अब अगर पूछा जाए वो संस्था के लिए क्या होगा तब आप बताइएगा कि वो दायित्व होगा। तो ये दो शब्दों में आंसर छिपा होगा। होगा लगा के पूछेगा तो ऑप्शन में दायित्व दिखेगा तो दायित्व लगाइएगा, है लगा करके पूछेगा तो ऑप्शन में पूंजीगत प्राप्ति दिखेगा, उसको लगाइएगा।
इन केस ऑप्शन में दोनों दिखाई दे रहे होते, जैसे यहाँ इनकम की जगह मान लीजिए हम लायबिलिटी लगा देते, तो बहुत से स्टूडेंट उस केस में कंफ्यूज हो जाते। एग्जाम में ऐसा भी लगा सकता है कि कैपिटल भी दिख रहा हो, लायबिलिटी भी दिख रहा हो, तो कुछ का आंसर सी पे जाएगा और कुछ का आंसर बी पे जाएगा। तो ऐसे केस में आपको कंफ्यूज नहीं है, आपको बस देखना है कि क्या क्वेश्चन में पूछा गया। तो पूछा है विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त दान है, तो जो विशेष उद्देश्य के लिए दान मिला है संस्था को, वो संस्था के लिए क्या है, तब आप बोलेंगे कि वो कैपिटल रिसीप्ट है। अब अगर क्वेश्चन में ये पूछा होता कि विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त दान होगा, तब आंसर लायबिलिटी हो जाता। तो इसी तरीके के छोटी छोटी बारीकियों से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा, जिसको अगर आप नहीं पढ़े हैं, नहीं जान रहे हैं, तो एग्ज़ाम में कंफ्यूज होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर भी इतना होता है कि कम समय में सारे क्वेश्चन को टच करना होता है। तो आप इन छोटी छोटी बारीकियों पे फोकस नहीं कर पाते हैं, और जो आपके मन में आ जाता है वही टिक करके चले जाते हैं। तो ऐसे कोर्स में सिंपल से सिंपल क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं, बस शब्दों के घुमाव की वजह से। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर क्या सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से पर्पजेज लगा के पूछा है तो कैपिटल रिसीप्ट, अगर है हटा के होगा लगाया होता तब लायबिलिटी होता। ठीक है, अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51 को। 51 में बोला रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज, रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है। तो ध्यान दीजिएगा, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को हिंदी में बोलते हैं प्राप्ति एवं भुगतान खाता। प्राप्ति एवं भुगतान खाता कौन सा है, तो ध्यान दीजिएगा, प्राप्ति एवं भुगतान खाता में वही चीज़ें लिखी जाती हैं जो नगद में हो। प्राप्ति एवं भुगतान खाते में सिर्फ नगद लेन देन को लिखा जाता है। सिर्फ नगद लेन देन को अगर लिखते हैं तो नगद की डील हमेशा रियल अकाउंट में होता है, मतलब वास्तविक खाते में होता है, वास्तविक खाता में। तो अगर आपसे प्रश्न में पूछा गया कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता कौन सा खाता है, तो आंसर दीजिएगा वास्तविक खाता। इंग्लिश मीडियम वाले करेंगे रियल अकाउंट। तो प्राप्ति एवं भुगतान खाता रियल अकाउंट है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारे सेशन का है 52। इसी के साथ आज का सेशन भी क्लोज होगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में आप लोगों से। तो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है, लेकिन उस क्वेश्चन को देखने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आपके जो भी सोशल मीडिया है कोशिश करिएगा वहाँ पर शेयर करने का। अगर वीडियो नहीं पसंद आया है, जो भी मैंने आपको पढ़ाया वो आपके लिए हेल्पफुल नहीं लगा, आपको नहीं समझ में आया, तो आप बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करिएगा, चैनल को छोड़ के जा सकते हैं। बट जो भी हमारे स्टूडेंट देख रहे हैं और उनको समझ में आ भी रहा है, तो वो लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। बिना सब्सक्राइब करने किए आप इस सेशन को छोड़ के न जाइएगा, क्योंकि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो ये लगता है कि हमारे थ्रू जो भी कंटेंट्स आपको दिया जा रहा है आप लोगों को अच्छा लग रहा है, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो आपके लिए और भी ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लाया जाता है। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द ईयर इज, वर्ष के दौरान अग्रिम प्राप्त चंदा होगा। वर्ष के दौरान में अगर कोई भी संस्थान, गैर व्यापारिक संस्थान, अगर चंदा अग्रिम में पा जाता है तो वो क्या होगा। ध्यान दीजिए, जस्ट अभी ऊपर है और होगा लगा करके समझाए हैं, यहाँ पर है नहीं पूछा है, होगा लगा के पूछा है। तो मतलब संस्था ने एडवांस में पैसा पा गया, चंदे को एडवांस में पा गया, तो उस केस में क्या होगा। तो इसका आंसर देने से पहले आप अपने ऊपर लेकर के सोचिए, अगर किसी व्यक्ति से पैसा आपको 10 दिन बाद लेना है और वो व्यक्ति आपको 10 दिन पहले ही दे दे, तो आपके लिए क्या होगा। तो आप कहेंगे कि वो हमारे लिए दायित्व होगा। समय से पहले अगर कोई चीज़ आपको मिल जाए तो वो आपका पैसा नहीं होता है, बल्कि वो आपके लिए दायित्व हो जाता है।
जैसे आप सभी लोग हमसे पढ़ रहे हैं, अभी आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, अभी आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है और आप सभी लोग अगर फ़ीस हमें फुल पेड कर दिए होते तो जब तक एग्ज़ाम आपका ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक के लिए वो फ़ीस हमारी इनकम नहीं हो पाएगी, तब तक के लिए इनकम नहीं हो पाएगी। क्योंकि मान लीजिए आपने ये मार्च में फ़ीस दिया, पेपर आपका अप्रैल के लास्ट में होगा और हमने आपसे मार्च और अप्रैल 2 महीने के लिए फ़ीस लिया। 2 महीने के लिए हमने आपसे 4,000 रुपये फ़ीस ले लिया, तो मार्च महीने की फ़ीस 2,000, अप्रैल महीने की फ़ीस 2,000 कहलाएगा। और 31 मार्च को जब हम अपना अकाउंट क्लोज करने लगेंगे तो आपको हम 2 महीना नहीं पढ़ा पाए बल्कि 1 ही महीना पढ़ा पाए हैं। तो उस केस में मार्च वाले महीने की जो फ़ीस होगी वो तो हमारी इनकम हो जाएगी, लेकिन जो अप्रैल वाली महीने की फ़ीस आप लोग हमें इसी साल ही दे चुके हैं वो हमारे लिए इनकम नहीं हो पाएगा, वो हमारे लिए दायित्व है। क्योंकि इस साल के अंत में जब हम अपने बिजनेस का लाभ या हानि निकालने लगेंगे तो उस केस में हम देखेंगे कि इसी ईयर के ही इनकम रखे जाएं, नेक्स्ट ईयर की इनकम इस ईयर में नहीं रखे जाते हैं। तो उस केस में नेक्स्ट ईयर का पैसा जो भी हमें इधर मिल चुका रहता है वो हमारे लिए लायबिलिटी होता है। तो जो भी अग्रिम चंदा आपको मिला हुआ है ड्यूरिंग द ईयर में वो आपके लिए दायित्व कहलाएगा, लायबिलिटी कहलाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और इसी क्वेश्चन के साथ हमारा आज का सेशन ख़त्म होता है। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में कुछ और भी ऐसे क्वेश्चन लेकर के। तब तक आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।